Thank you, thank you. Uh, it's a pleasure. Whenever I stand in front of a student, I remember my time. And I also remember how inadequate my thinking was at the time when you are sitting here. Of course, the visibility is less, and that visibility is something that we are going to discuss today. So I'll start with a story. पहले तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, थोड़ा और बता दूं थोड़ा सा, ताकि इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं क्योंकि आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर अभी आप वीक हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू. कहीं ना कहीं अगर आप कुछ अपना पढ़ाई में, इफ़ यू आर फेसिंग सम डिफ़िकल्टी एंड समथिंग दैट यू आर रियली नॉट एबल टू डू राइट नाउ, और उसके अंदर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है या फिर आपको अच्छा नहीं लगता है, मेरे मतलब का नहीं है काइंड ऑफ, तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू. एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू, साइटिंग माई एग्जाम्पल. जब ये प्रेजेंटेशन, ऐसा कुछ लेक्चर मैं इंजीनियर्स को देता हूँ जाके, तो मैं वहाँ लिखता हूँ कि इंजीनियर्स जो होंगे उनकी आर्किटेक्ट्स की आईज से वो कैसे देख सकते हैं. और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको किसी को नोट करने की ज़रूरत नहीं, किसी का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है इसके ऊपर. प्लीज़, अगर आप लोग इसको वो नोट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ डोंट डू दैट. आप सिर्फ समझने की कोशिश करिए इसको, जो मैं आपको बता रहा हूँ. आई विल टेक यू थ्रू a regime of thinking, and I'll guide you through that regime of thinking which is not conventionally talked about. And this thinking process is going to give you new avenues, and those avenues जिससे आप चीज़ों को बहुत अलग तरह से देख सकेंगे. और इनोवेशन जो है वो चीज़ों को अलग तरह से देखने पे ही आती है. मैं अगर हिंदी में बोलता हूँ तो कंफर्टेबल है सब लोग? हाँ. तो ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ थिंकिंग एंड ऑल्टरनेटिव वे ऑफ लुकिंग एट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ाइन एंड द बिल्ट एनवायरनमेंट इन विच यू आर गोइंग टू बी वर्किंग इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे. और मैं ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि अब तो मिड जर्नी आ गया है, चैट जीपीटी भी आ गया है अब, तो आप लोगों का क्या काम है आगे? आप लोगों का क्या काम है, मतलब व्हाई एग्जैक्टली यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग? अगर आपका काम मिड जर्नी और चैट जीपीटी और ये जो 3-4 एआई टूल जो कि अपने आप ही अपने स्पेस प्लानिंग कर देते हैं, तो आपको कौन यूज़ करेगा फिर? तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हाट डिफरेंशिएशन you will be bringing to the table so that people are going to value your 86 billion neurons that you have in your brain. 86 बिलियन है या 100 बिलियन है पता नहीं, लेकिन हाँ इतने ही आसपास. तो आपको किस तरह से अपने आप को ट्रेन करना है और ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ जो स्किल है अलग तरह से चीज़ों को देखने की, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ एक स्टोरी से, छोटी सी स्टोरी. आई थिंक अगली स्लाइड मेरी उसी स्टोरी की है. एक्चुअली स्लाइड्स कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इमेजेस हैं, और ये आप लोगों को पता है कहाँ से निकाली हुई इमेजेस हैं. कई लोगों को पता होगा उससे निकाली हुई है. कौन सा वो क्या है याद नहीं आ रहा मुझे. पिंटरेस्ट से नहीं है, पिंटरेस्ट से नहीं, अब तो हम लोग एआई से निकालते हैं ना इमेजेस. हाँ, डाली से निकाली हुई है. यस, दिल्ली से निकाली हुई इमेजेस हैं. अब मुझे इसके अंदर कुछ लिखा नहीं दिखाई देगा आपको. मैं सिर्फ आपको इसके इस बैकग्राउंड में आई वांट टू टेल यू कपल ऑफ थिंग्स. जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जिन्होंने सीरियसली दुनिया में आके कोई चेंज किया है. इफ समबडी हैज चेंज, लाइक एलॉन मस्क चेंज कर रहा है, एप्पल वाले ने चेंज किया, आइंस्टाइन ने चेंज किया, कुछ मतलब आके कुछ चेंज सिग्निफिकेंट करके चला गया कोई. आमतौर से ये देखा गया है कि वो अपनी एजुकेशन के अंदर या अपने जो भी उनका एक एकेडमिक जो टाइम था उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया, या कोई बीच में अपना छोड़ के चला गया. तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप ना करें.
क्योंकि अगर आपको ये सिखाने लगा तो ये लोग मुझे अगली बार लाएंगे नहीं यहाँ पर। आप उसको बहुत अच्छा करें, लेकिन इस चीज़ को समझने की एक कोशिश करने की ज़रूरत है कि इफ़ यू लुक एट थिंग्स डिफरेंटली देन देर आर इनॉर्मस बेनिफिट ऑफ इट। तो एक रिसर्च हुई थी नॉर्थ अमेरिका के अंदर, हाँ नॉर्थ अमेरिका में एक रिसर्च थी, मैं आप बहुत उसका जिस्ट बताता हूँ। उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ था कि इन्होंने 1000 सब्जेक्ट लोगों को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद एक स्टैटिस्टिक्स बनाई, और एक पेपर जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं उनसे उन्होंने कुछ टाई अप कर लिया। तो वो क्या करते थे कि कुछ अपॉर्चुनिटी वाला उनको उस पूरे 1000 सैंपल में से जो उन्होंने एक रेटिंग की थी कि सक्सेसफुल कौन है इन टर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर और पैसा बनाने में और वॉटेवर, उनके पास एक प्री डिटर्मिन्ड लिस्ट थी 1000 लोगों में से कि भाई इसमें से 10% लोग सक्सेसफुल हैं या 5%। दे जस्ट कैटेगराइज सक्सेस। एक्चुअली कैटेगराइजेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी in terms of money they are making more, or in terms of their visibility they are doing better kind of things. So what they did is they started circulating paper for next 3 years to them, और वो जो रिसर्च एजेंसी थी उसमें एक पेपर उन्हीं के पेपर में ऐड कर देती थी जिसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, या कुछ वो ऐसा लिख देती थी कि इस यहाँ कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे कुछ कंसल्टिंग की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे कुछ अच्छा पब्लिश करने की व्हाटएवर, मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज़, नट शेल में अपॉर्चुनिटीज़ थी। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ थी इत्तेफाक से उनमें से जो 5% सक्सेसफुल लोग थे वही उस पर रिवर्ट बैक करते थे, बाकी लोग नहीं करते थे, मतलब समहाउ। तो इस स्टोरी से क्या सीखा हमने? इससे ये सीखा कि वो लोग जो सक्सेस, जिनको सक्सेस प्यार करती है या सक्सेस उनके पास ज़्यादा आती है, वो लोग ऑब्जर्वेंट ज़्यादा होते हैं। बाकी लोग स्किप कर जाएंगे, वो स्किप नहीं करते समहाउ। एम आई एबल टू कम्युनिकेट माई पॉइंट? ये स्टैटिस्टिकली प्रूव्ड है। तो मैं क्या डिड्यूस कर सकता हूं इससे? सक्सेस एंड फेलियर इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इट इज नथिंग मोर देन दैट। समझ में आ गया ये? सक्सेस एंड फेलियर इज अ स्टेट ऑफ माइंड। एंड स्टेट ऑफ माइंड जब मैं कहता हूं तो स्टेट ऑफ माइंड का मतलब यह है कि हाउ प्रेजेंट यू आर इन द टाइम यू आर सर्वाइविंग। आई मीन जब आप जहां पर हैं वहां कितना आपका प्रेजेंस कितना है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, किस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं, किस तरह से चीज़ों को आप अप्रिशिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें प्रेजेंस ऑफ माइंड में काउंट होती हैं। इसमें एक छोटा सा एक और एस्पेक्ट है जो कि हम थोड़ा सा आगे अपनी प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। तो जब आप बिल्ट एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो क्या अगर एक दूसरा डिसिप्लिन है जिसके अंदर बिल्ट एनवायरनमेंट के कुछ रिलेशंस, कुछ कोरिलेशंस साइकोलॉजी से हैं, ह्यूमन बिहेवियर से हैं, तो आप उसको पढ़ना चाहेंगे या नहीं पढ़ना चाहेंगे? आप पढ़ना चाहेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन कई मर्तबा इस पे रेजिस्टेंस आता है। जब आप अपने प्रो लाइफ में जाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में, दिस इज नॉट माई जॉब वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। होता है नहीं होता? ये वाला काम मेरा नहीं है, ये काम इंजीनियर करेगा, ये काम साइकोलॉजिस्ट करेगा या कुछ वो करेगा। तो मैंने इसको स्पेसिफिकली, इसको मैंने एक हिम्मत का नाम दिया है, एक करेज है कि आप डिसिप्लिन क्रॉस कर लें, और डिसिप्लिन क्रॉस करके ये समझने की कोशिश करें कि वो मेरा और इस डिसिप्लिन के अंदर क्या कोरिलेशन है। तो करेज ऑफ क्रॉसिंग डिसिप्लिन इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एवरी काइंड ऑफ स्टडीज दैट यू डू। आप आर्किटेक्ट बन रहे हैं, आप इंजीनियर बन रहे हैं, whosoever you are, आपके अंदर ये करेज होना चाहिए कि मैं थोड़ा सा मतलब पीप थ्रू कर सकूं। अच्छा आप ये कर रहे हैं, अच्छा आप ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अच्छा इससे मेरा कोरिलेशन क्या है? क्योंकि आने वाली दुनिया जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। एम आई मेकिंग सेंस?
अगर आने वाली दुनिया को अगर आपने ये सोचा कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बन के ट्रैक्टर के बोल्ट कसूंगा, तो आप गए काम से। और अगर आप आर्किटेक्ट बन के सिर्फ फ्लोर प्लान बनाना चाहते हैं, तो आप भी गए काम से। तो इंटरडिसिप्लिनरी फ्रेम ऑफ माइंड लाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ, मैं अपने ब्रेन के साथ जस्टिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कि मतलब इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब यह है कि ठीक है, आर्किटेक्चर के अंदर, बिल्ट एनवायरनमेंट की स्पेशलिटी के अंदर, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज यू नीड टू यूज देयर, ये आउटसाइड एनवायरनमेंट जो है वो मेरे वॉक करने के लिए अच्छा है या नहीं है। अगर इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज हो रही हैं, तो वो भी मैं थोड़ा सा देख तो लूँ। ऐसा क्यों करूँ कि भाई ये तो किसी इंजीनियर का काम है जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया गया है। मॉर्निंग में जब मैं अबू के साथ आ रहा था, आपके प्रोफेसर के साथ, तो इन्होंने कहा कि इनको आजकल जी चाहता है कुछ क्या देखने का, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो ये मैच्योर हो गए। आप कब होने वाले हैं? आप लोग कब ये देखने वाले हैं कि यार इस डोमेन में ये चीज कैसे होती है, मैं क्यों होती है, कि इसके लिए लोग इतने पागल क्यों हैं, व्हाई एट ऑल दे आर डूइंग दिस। तो एवरी टाइम यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, इफ समथिंग इज प्रेवलेंट इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड इट इज मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट, देन इसका कुछ ना कुछ रीजन है, इसकी वजह से वो लोग उसको देख रहे हैं। आप लोगों का बेसिकली इन अ बिल्ट एनवायरनमेंट आपका अच्छा खासा इंटरफेस होगा कंप्यूटर से। आप लोग अभी कुछ दिन में मतलब कंप्यूटर्स तो आप लोग सीख ही रहे हैं, जिसमें आप बिम से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे। बिम 3D होता है, बिम 4D होता है, बिम 5D होता है, अब पता नहीं बिम ND आने वाला है, पता नहीं कितनी डायमेंशन आने वाली हैं उसके अंदर। कंस्ट्रक्शन में बिम का सपोर्ट होता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग में बिम सारी वाली चीज़ें चल रही हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या ये जो 2D के ऊपर आप लोग कॉन्सेप्चुलाइज करते थे, क्या आप पीछे नहीं रह गए कुछ ज़्यादा? आप लोग 3D मासिंग में कॉन्सेप्चुलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? या अगर अब तो आपको खैर सिखाया जाता होगा, लेकिन बहुत से आर्किटेक्चर ऑफिस ऐसे हैं जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन वो 2D में ही कर पाते हैं। उनके जो फैकल्टी है, जो न्यूरॉन की जो फैकल्टी है जो कि 3D को अप्रिशिएट कर ले, वो नहीं है। ऐसा फील किया है आप लोगों ने? तो मैं शायद थोड़ा सा मैं ये भी कवर करूंगा कि हाउ टू स्टे रेलेवेंट इन द एज ऑफ AI। तो हम लोगों के जो माइंड्स हैं, हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो एक फ्रेमवर्क है अंडरस्टैंडिंग का, वो एक सर्टेन लेवल तक की विजिबिलिटी रखता है। जो बड़े और बहुत समझदार लोग हैं, स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग, उनकी जो विजिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो अगर वो कुछ बता रहे होते हैं या कुछ अगर उनकी कोई ऐसी बात होती है जो कि उस टाइम समझ में ना आए, वो बाद में पक्का कोरिलेशन आप डेवलप कर पाएंगे, प्रोवाइडेड दैट यू केप्ट दैट इन योर माइंड कि इनको ये बताने का रीज़न क्या था। एटलीस्ट ये समझना कि हाँ वो बता रहे थे तो उसका मतलब कोई ना कोई तो रीज़न होगा, ठीक है अभी समझ में नहीं आ रहा, बाद में देखा जाएगा। तो क्रॉसिंग ऑफ डिसिप्लिन इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट that I really want every one of you to start practicing from today onwards। जैसे ही आप इस क्लास से बाहर जाएंगे तो अगले एक हफ्ते तक हर रोज़ रात में इसके मतलब हर रोज़ रात में आप सोचेंगे कि मैंने आज ऐसा क्या किया जिसके अंदर मैंने किसी दूसरे डिसिप्लिन में अपने डिसिप्लिन की एक इंटरेक्शन को चेक करने की कोशिश की, कुछ भी हो। क्योंकि इफ़ यू वांट टू स्टे रेलेवेंट इन द टाइम्स टू कम, if you want to be ahead of AI, DAL-E and all those kind of mid-journey etc., then you should be able to generate information from within you। आपके ऊपर इंफॉर्मेशन का रेवलेशन होना चाहिए। So crossing the discipline is an important aspect, and being a built environment people who are going to be future of our later infrastructure development, I want you to at least start thinking about these things at this age, not at the age where I have started thinking all these things। मैंने बहुत देर कर दी, तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगला
हमारा जो पॉइंट है वो है अबाउट ऑब्जर्वेशन. हाउ ऑब्जर्वेंट आर यू. अभी जो पहले मैंने जो स्टोरी सुनाई थी उसके अंदर ऑब्जर्वेशन वॉज द किलर. इफ यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग इन एन इफेक्टिव वे, उस ऑब्जर्वेशन से एक अंदर केओस शुरू होता है, दिमाग में एक केओस शुरू हो जाता है कोई भी चीज नई ऑब्जर्व करने के बाद. तो ये एक तपस्या काइंड ऑफ चीज है. इस तरह से तपस्या है कि कोई चीज नई ऑब्जर्व की आपने, एंड ऑब्जर्व करने के बाद यू आर इन द सेंस आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, उसके रिपरकशंस को और उसके थॉट फ्लो को दिमाग में चर्न नहीं किया, तो वो ऑब्जर्वेशन लॉस्ट हो जाती है. इट इज लॉस्ट. एंड सिंस व्हेन आई से इट इज लॉस्ट, इसका मतलब यह है कि उस ऑब्जर्वेशन से यू आर नॉट एबल टू जनरेट एनी न्यू इंफॉर्मेशन, जो कि पर्पज है ऑब्जर्वेशन का. ऑब्जर्वेशन का पर्पज यही तो है. हम सबके कुछ कितने सेंस होते हैं, 5 या 6 सेंस होते हैं शायद. हाँ, एक छठा सेंस होता है बड़े स्मार्ट लोगों के अंदर. जो सेंस नहीं है उसके लिए कैसे ऑब्जर्व करें, उसके लिए ऐसे ऑब्जर्व करते हैं. जैसे कि ये सेंस नहीं, लेंथ का सेंस आ जाता है. वैसे ये यहां से यहां तक कितने फीट है, कितने मीटर है, जल्दी बताना है, देर नहीं करनी, जल्दी क्विकली. हाँ, कितना है? 14 मीटर है. पहले किसी ने पूछा था क्या ये? देख लेता हूं मैं. अगर पहले किसी ने पूछा था तब अच्छा नहीं हुआ. मतलब 13.9. वेरी गुड. नहीं, ये पता था, अब मुझे समझ में आ गया, ये पता था. लेकिन यस, इट इज ऑब्जर्वेशन. प्लस यहां पे सब कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, नहीं कर रहे. आर्किटेक्ट्स को तो स्पेस प्लानिंग के अंदर चीजें बिल्कुल, मतलब उनको इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. हाइट इतनी है, विड्थ इतनी है, और इसमें इतने लोग बैठ पाएंगे. ये इसका एक ऑटोमेटिकली इसका एक वो बैक ऑफ माइंड में एक सबकॉन्शियस होना चाहिए. नहीं तो ये सबकॉन्शियस जो है वो 20 साल की प्रैक्टिस के बाद आता है. क्या आप लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये आपका सबकॉन्शियस जल्दी डेवलप हो जाए? तो खैर, एनीवे, सो ये जो सेंस है, सेंस ऑफ स्केल और सेंस ऑफ, क्योंकि हम लोग 1.6 मीटर टाइप के होते हैं हम लोग, तो हमारा बिल्ट इन्वायरमेंट भी उससे कितना कोरिलेटेड है 1.6 मीटर की और इसकी वेट वगैरह से. दिस इज व्हाट यू डू. अगर हम लोगों का साइज इसका ट्वाइस होता तो हमारी चीजें पॉसिबली ट्वाइस होती. कुछ कितना डिफरेंट, मतलब स्केल जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स. एंड एट द सेम टाइम द गॉड हैज गिवन यू एन एबिलिटी टू प्रोपोर्शनेट. अभी तो कुछ दिन पहले अभी मतलब वो नंबर लाइन आई ना, ऐसे कितने 10,000 साल पहले नंबर लाइन आई, मान लिया. नंबर लाइन तो अभी थोड़े दिन पहले आई है. लेकिन गॉड हैज गिवन अस अ इंट्रिंसिक कैपेबिलिटी ऑफ यूजिंग द स्केल्स दैट वी हैव. और अपने स्केल के प्रोपोर्शन में यहाँ पे मैं इसकी रूफ बनाऊंगा, अपने स्केल के प्रोपोर्शन में ये बनाऊंगा. ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं. जो ये सेंस कहां से आया? ये सेंस इस तरह से आया क्योंकि आपके पास 2 आंखें हैं. अगर आपके पास एक आंख होती तो शायद आपकी आंखें जो हैं वो इमेज को ट्रायंगुलेट नहीं कर पाती. और बिना लाइडार सेंसर लगे हुए, यहां पर अभी आता हूं लाइडार क्या होता है, आपको डिस्टेंस का सेंस आ गया है. डिस्टेंस का सेंस क्यों आ गया आपको? क्योंकि एक, ये आपकी आंखें 2 हैं. मल्टी पॉइंट प्रोजेक्शन सिस्टम जो होता है, पढ़ाया गया होगा. ये प्रोजेक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया है. कंप्यूटर पे आप डेप्थ का परसेप्शन ले सकते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे. क्यों? बिना वो वाला गॉगल लगाए हुए कंप्यूटर पे डेप्थ का परसेप्शन क्यों नहीं आता है? बिकॉज वो सिंगल स्क्रीन है, उसके अंदर 2D है वो, तो उसके अंदर डेप्थ का परसेप्शन आ ही नहीं सकता है. एंड दिस इज द रीजन यू हैव 2 eyes टू परसीव डेप्थ in the scaling aspect and everything else. So जो ऑब्जर्वेशन है, इट इज नॉट ओनली ऑफ, ये ऑब्जर्वेशन तो जो हम लोगों ने बात की वो तो लेंथ और डायमेंशंस की बात की. कुछ और ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं. एक ऑब्जर्वेशन होती है
जिसको मैं मतलब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी में जाता हूँ, थर्मल अंडरस्टैंडिंग। मुझे गर्मी लग रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ, तो वो क्यों लग रही है, उसका रीज़न है एक बाकायदा गर्मी लगने का, क्योंकि रेडिएशन आ रहे हैं कहीं से, ये गर्म है या फिर यहाँ का इन्वायरमेंट गर्म है। बिल्ट इन्वायरमेंट में आप लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने थर्मल कंफर्ट पढ़ा होगा। थर्मल कंफर्ट में यू नो दैट द फैक्टर्स दैट गवर्न्स द थर्मल कंफर्ट आर रेडिएशन, एयर वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर एक्सेट्रा। 2-3 चीज़ और हैं, मतलब एक वो भी होता है मेट रेट कहलाता है शायद, वो मेटाबॉलिक रेट, व्हाट एक्टिविटी यू आर डूइंग। सो इफ यू आर डूइंग जिम देन ऑफ कोर्स यू नीड, हाँ अलग तरह से। इस चीज़ का सेंस कैसे आएगा, इस चीज़ का सेंस कैसे पता चलेगा किसी को? ये सेंसरी सिस्टम आपके अंदर है लेकिन आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं उसको, हाँ क्वालिटेटिव नहीं कर पा रहे हैं अभी। अब मैं बताता हूँ क्वालिटेटिव कैसे कर सकते हैं। ये एक थर्मोग्राफर है। थर्मोग्राफर क्या करता है कि इट गिव्स यू सेंस ऑफ टेम्परेचर, लाइक कि टेम्परेचर कहाँ कितना है। ये जो है ऊपर आपका 29-20, जहाँ रेड हो रहा है वो 28 है। अगर मैं उधर भी आके दिखाता हूँ, ये देखिए छत गर्म है, नीचे जहाँ जहाँ इंसुलेशन लगा है वो सब ठंडा है। एक बार इधर पीछे इन लोगों को दे दो जरा से, ये लोग भी देख लें। सो कहने का मतलब ये है कि दिस द ऑब्जर्वेशंस दैट यू कैन नॉट डू क्वांटिफाइबली बाय योर ओन सेंसेस, यू हैव डिवाइसेस फॉर दैट। तो कभी दिल में ये इच्छा आई है कि ये यहाँ पे एक कोई साहब बैठे हैं जिनका बड़ा बेहतरीन ऑरा है, कैन यू क्वांटिफाई इट? कि ये मतलब इनकी इतनी सी बात बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी दिल को छू जाने वाली बात होती है। वो एक ऑरा है जिसके अंदर हमारे सेंसेस क्वांटिफाइबली उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते। तो जो क्वांटिफाइबली हैंडल नहीं कर पाते तो उसके लिए कोई ना कोई सिस्टम आने वाला है। अभी तक उसका थर्मोग्राफर बना नहीं है। मतलब आप इस तरह से यूं करिए किसी भी आदमी के ऊपर और उसका एक जो उसकी प्रेजेंस का जो एक ऑरा है वो बता दे कि हाँ ये 3 है आउट ऑफ 10 और ये 5 आउट ऑफ 10 है, काइंड ऑफ थिंग, वो अभी नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट मास्टरिंग ऑब्जर्वेशंस। ओके, नाउ तो मैंने आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिया कि भाई जो चीज़ आप ऐसे नहीं पता कर पा रहे वो आप डिवाइसेस के थ्रू पता कर लीजिए। और जब ये चीज़ आपके हाथ में रहेंगी तो क्या होता है, इसका एक एंड ऑफ द डे इसका जो इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि मैं 28 डिग्री छू के बता दिया, थर्मोकपल की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो ये क्या हुआ, ये एक आपका जो लर्निंग का जो पैटर्न है और आपकी जो एक ऑब्जर्वेशन है उसको स्ट्रेंथन कर देता है। वंस यू हैव फीडबैक एंड वंस यू हैव, जिसे कहना चाहिए कि आपके पास एक्चुअल रीडिंग है, 4 बार ली 5 बार ली, फिर बाद में पता चल जाता है। अब मुझे ये अंदाजा है कि 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हाउ इट फील्स लाइक, एंड -15 से नीचे हाउ इट फील्स लाइक। मालूम है क्या होता है -15 से? पहले कोई नॉर्डिक कंट्रीज में गया है -15 पे? जब मैं जैसे हंसेंगे ना तो खाल फट जाएगी अपनी, जम जाता है ये। इसी तरह से जब आप बहुत 50 डिग्री के ऊपर रहेंगे तो कुछ बर्निंग सेंसेशन आती है स्किन के अंदर। हम जैसे लोगों को तो आएगी जो यहाँ कम इतना ज़्यादा मतलब टेम्परेचर हम लोग नहीं फेस करते, तो उन लोगों को एक बर्निंग सेंसेशन आती है। इसी तरह से जब आप किसी बॉनफायर के सामने, एक आग के बड़े से उसके सामने करीब खड़े होते हैं, तो जो चीज़ आपको हीट दे रही है वो कन्वेक्शन नहीं है, वो रेडिएशंस हैं। तो एट सर्टेन लेवल, if you are talking about built environment and you want to become an expert of the built environment in the times to come, ये जो basic modes of thermal energy के transfers हैं, इनका समझ में आना बड़ा ज़रूरी है। आप लोगों को मतलब किसी को मैथ्स से डर तो नहीं लगता है? मैथमेटिक्स से डर, मैथमेटिक्स जो है इज नथिंग बट प्रोपोर्शंस। अगर कोई फिनोमेना है तो उसकी एक इक्वेशन होती है मैक्सिमम कि ये ऐसे बिहेव करेगा। एक पुराना तरीका था आप ही के काम को करने का, आर्किटेक्ट्स का, एक नया तरीका है। और जिस रैपिड फेज में द वर्ल्ड इज चेंजिंग,
क्या आपको लगता है कि आपकी आज की पढ़ाई कल पुरानी नहीं हो जाएगी 2 साल में? हो जाएगी ना? क्या कर रहे हैं आप आगे रहने के लिए? कैसे अपडेट कर रहे हैं? लर्निंग न्यू थिंग्स, ऑफ कोर्स यू नीड टू लर्न, लेकिन जो आप लर्न कर रहे हैं ना वो बाकी लोग भी लर्न कर रहे हैं। हैव यू एवर पॉन्डर्ड अपॉन कि ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो आई है हमारे पास, उसका नया आउटकम आपके दिमाग ने क्या निकाला है? आपके ब्रेन ने नई आउटकम क्या निकाली? आपको क्या रिवील हुआ है? आपको रिवील होगा ना कुछ नया, जब आप डिसिप्लिन क्रॉस करेंगे, इधर उधर देखेंगे तो कोई नई चीज सामने आएगी। ओके, सो दिस इज हाउ you are going to differentiate between old versus new. Old was the gold, वो गोल्ड था, लेकिन अब नई एज के अंदर जो नई चीज आ रही है उसकी टेक्निक्स अलग हैं और ओल्ड चीज की रेलेवेंस नहीं है। पुराने फोटोग्राफर्स जो थे, जो कि उस पर वो केमिकल वाली जो फिल्म होती थी उसके ऊपर फोटो खींचते थे, उनकी दुकान दिखती है कभी? आजकल आप सबके पास वो इतने अच्छे अच्छे कैमराज हैं और आप उस पर ले लेते हैं। अब आप भी मेरे ख्याल से उस वाले पे नहीं खींचते होंगे, अनटिल अनलेस कोई ये ना कहे कि मुझे वो पुरानी वाला कैमरा चाहिए, तो आप उससे ज़्यादा पैसे लेके वो वाला कैमरा लाते होंगे कि हाँ मैं आपका इससे खींच के दूंगा। तो ओल्ड जो चीज़ है, अब नई चीज़ें वैसे नहीं होंगी और अब उसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो गई है मार्केट से। तो यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ एंड यू नीड टू रियलाइज व्हाट वाज द ओल्ड थिंग एंड हाउ आई नीड टू गो अहेड। एंड प्लीज़ रिमेंबर दैट यू रियली हैव टू बी केयरफुल कि आने वाले टाइम में आप ऑब्सोलीट ना हो जाएं, बिकॉज द पेस एट विच द डेवलपमेंट इज हैपनिंग इज नॉट द सेम विद द पेस दैट यू आर लर्निंग राइट नाउ। एक कई मरतबा क्या होता है कि आप बड़ा बैगेज लेके चल रहे होते हैं, उसके चक्कर में आप नई चीज एक्सप्लोर नहीं कर पाते। आमतौर से ये पेरेंट्स के साथ होता है, एम आई राइट? पेरेंट नई चीजें समझते नहीं ना, क्योंकि बैगेज लेके आ रहे हैं, वो दे आर विद अ ह्यूज बैगेज, और वो आपको कोई नई चीज करने से पहले थोड़ा सा मना करेंगे। तो मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई पेरेंट्स की बात ना माने। मैं किसी दूसरी एग्जाम्पल में बेहतर एग्जाम्पल दे सकता था, लेकिन और कुछ समझ में नहीं आ रही मुझे। लेकिन एबिलिटी टू अनलर्न का मतलब ये होता है कि उस सर्कमस्टेंसेस के अंदर अपने आप को प्लेस करके, पुरानी चीजें भूल के आप उस टाइम क्या डिसीजन लेते हैं, दैट इज व्हाट इज द एबिलिटी टू अनलर्न। एंड दिस इज अ स्किल दैट यू हैव। इस स्किल के अंदर if you unlearn something and then look at things at afresh, you might come with a better outcome. एक ऐसी आउटकम आएगी जो आउटकम आपकी कई लोगों से बेहतर होगी। और ये हम लोग अपने इंजीनियरिंग और अपने आर्किटेक्चर के डिसिप्लिन में बहुत जगह देखते हैं। या मुझे तो बस इतना ही ऐसी बिल्डिंग बनानी है जिसके अंदर 3 फ्लोर बाई फ्लोर 3 मीटर हो। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम लोगों का बिल्डिंग में नेविगेट करने का तरीका कार पार्किंग वाला हो जाए कि यहाँ खड़े हो गए और अपने आप अपने रूम में पहुंच गए कार्ड लगाते ही। हो सकता है ना ऐसा, जब लिफ्ट बन गई है तो ये लेटरल मूवमेंट भी बहुत मुश्किल नहीं है। जब वर्टिकल मूवमेंट इतना आसान है तो लेटरल मूवमेंट भी आसान हो जाएगा। हो सकता है कि अंडरग्राउंड रहना पड़े, पॉसिबल ना। एलॉन मस्क तो पता नहीं नीचे क्या क्या बना चुका है, हम लोग अपनी सारी अंडरग्राउंड मेट्रोज बना रहे हैं। सो प्लीज थिंक about the concept of your ability and your skill set to unlearn things. तो आगे मतलब अभी हमें शायद पता नहीं है, लेकिन एक चीज पता है हमें, एआई के पास दिल नहीं होने वाला है, हार्ट नहीं होगा एआई के पास, एआई के पास एथिक्स नहीं होंगी। ठीक है, उसको कई लोग मिसयूज भी कर सकते हैं, कई लोग बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। क्या आप लोग दिल से सोचते हैं कभी, या सिर्फ न्यूरॉन का कनेक्शन चाहिए होता है सोचने के लिए? सोचते नहीं सोचते? देयर इट विल नॉट बी एबल टू डिफीट यू। अब सोच लीजिए आप फ्यूचर क्या है, कि यू रियली हैव टू लुक एट योर, यू हैव टू पुट योर हार्ट आउट इन योर डिजाइन। कॉन्सेप्ट समझ गए मैं कहाँ ले जा रहा हूँ आपको? आई एम ट्राइंग टू टेक यू टू द प्लेस जो कि अगले 20-25 साल के बाद भी एआई नहीं कर पाएगा, उसका दिल नहीं होगा। और कई रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के अंदर दिल भी थिंकिंग मशीन है, दिमाग सिर्फ प्रोसेसिंग मशीन है। रेवलेशंस दिल पे होती हैं, दिमाग पे नहीं होती हैं। इसका मतलब समझ पाए क्या कहा मैंने? तो डिजाइन रेवलेशंस जो हैं
they are coming from here, and then the brain is processing for every dimension and everything, and then you are taking it up, and there you will be a better designer than a logical and a learned AI. मेरे कहने का मतलब ये है, लॉजिक में यू कैन नॉट डिफीट AI. सो अपनी मिसप्लेस्ड एस्पिरेशंस मत रखिएगा कि आप लॉजिक में AI को हरा के आगे निकल जाएंगे. मिसप्लेस्ड एस्पिरेशन, ये जैसे सीढ़ी दिख रही है ना कहीं जाने की, बिल्कुल रेगिस्तान के अंदर, ऊपर पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं. तो कई लोगों की एस्पिरेशंस जो हैं आगे आने वाली टाइम में, हो सकता है कि जिस जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, जिस कैरियर को आप फोर्सी कर रहे हैं, वो कैरियर है ही नहीं अब आने वाले टाइम में. जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो ये कैरियर नहीं था. सिमुलेशन मेन स्ट्रीम नहीं था. मैथमेटिक्स का इतना इफेक्टिव यूज हर डे टू डे काम के अंदर इतना इन नहीं था, एक्सेप्ट कि वो रिसर्च लैब में हुआ करता था. आईआईटी की लैब्स में होता था, वेस्ट में जो बड़ी बड़ी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लैब्स में होता था, लेकिन मेन स्ट्रीम नहीं था. अब जितने भी काम आप देख रहे हैं, दिल्ली में खूब लोग मेट्रो से सफ़र करते हैं, वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो सिमुलेट किया जाता है, उसके अंदर इंसिडेंट की प्लानिंग की जाती है, सब सिमुलेशन से होता है. इट इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, इट्स ऑल अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशंस, इट्स ऑल अबाउट मूवमेंट ऑफ एयर, it's all about conservation of momentum, it is all about S is equal to ut plus half at square, equation of motion. ठीक है. तो ये जो misplaced aspirations हैं, इनको अपने दिल से निकाल दीजिए. तो मुझसे जो है, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, वो सवाल पूछते हैं. वो ये सवाल पूछते हैं कि चेन्नई में एक टनल बन रही है, उस टनल के अंदर मेट्रो अगले 40 साल तक आती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी. उसकी वॉल का टेम्परेचर कितना होगा 40 साल बाद, ये पूछते हैं. क्या तरीका है उनको बताने का? इट्स प्योर फिजिक्स. हीट ट्रांसफर जो है, अगर आप उसको थोड़ा सा मास्टर कर लें तो आप बता सकते हैं. उसके टूल्स अवेलेबल हैं आपके पास. फाइनाइट एलिमेंट से हीट ट्रांसफर होता है, और हीट ट्रांसफर जो है 1 डायमेंशन में भी हो जाता है. तो उसमें यह है कि ठीक है, मैं तो इंजीनियर था, तो मैं पॉसिबली मुझे डिसिप्लिन, दूसरे वाले डिसिप्लिन में पीप करने की, क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. लेकिन अगर आर्किटेक्ट से भी ये सवाल पूछा जाए तो यस, ये आंसरेबल है सवाल. और इस तरह के सवालों के जवाब देने से घबराना नहीं चाहिए. तरीके ढूंढने चाहिए. तरीके क्या होंगे? वो 6-7 इक्वेशंस हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, वो सब लगी हैं इसके अंदर. उसके टूल्स हैं. आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, आपको इनपुट देना आना चाहिए और आउटपुट को एप्रिशिएट करना आना चाहिए. और मेरा एक रूल है जो मैंने कई दिन के बाद, मतलब 18-20 साल काम करने के बाद बनाया है. ये जितना भी हमें सब कुछ दिख रहा है, कई लोगों ने इसको मैट्रिक्स वैसे ही कह दिया होगा. ये मैट्रिक्स है, ये नंबर्स हैं, और ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में नंबर्स हैं. ये जो फ्रेम लगे हुए हैं, इसके ऊपर कुछ ना कुछ लोड पड़ रहा है. ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर लोड पड़ रहा है, और इसके कई सारे कंपोनेंट इधर और उधर रिजॉल्व हो रहे हैं. कुछ इधर आ रहा है, कुछ इधर आ रहा है. तो ये एक मैट्रिक्स है. एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कंसल्टेंट क्या करता है कि वो उस मैट्रिक्स को समझता है, उसको एक ब्लैक बॉक्स में डालता है, उसको धोता है अच्छी तरह से, उसको क्रंच करता है, फिर कुछ नंबर्स निकल के आ जाते हैं, और वो नंबर्स के बेसिस पे एक BOQ बना देता है, बिल ऑफ क्वांटिटीज. और वो बिल ऑफ क्वांटिटीज के हिसाब से कोई आदमी लाके सामान रख देता है, और फिर एक लेबर उसको लगा देता है. तो ऑब्जर्वेशन कन्वर्टेड इनटू नंबर्स, or a series of numbers or an array of numbers, then it is crunched in a machine, whatever machine may be. Then you get another series of numbers after crunching it. जब वो क्रंच करके आपको दोबारा एक सीरीज ऑफ नंबर मिलता है, फिर आप एज एन इंजीनियर और एज एन आर्किटेक्ट उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, एंड दैट इंटरप्रिटेशन लीड्स यू टू अ गुड डिजाइन, टू अ इन्फॉर्म्ड डिजाइन. दैट्स इट, नथिंग एल्स. इसके बीच में बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बट कोई भी चीज अगर इवन वो सोशल स्ट्रक्चर में भी, साइकोलॉजी के अंदर भी, यहाँ इवैक्यूएशन करना है अगर यहाँ से यहाँ तक, तो ह्यूमन वॉक जो है इट इज मैथमेटिकली डिफाइनेबल. मतलब मैं कभी तेज चलता हूँ, कभी हल्का चलता हूँ, तो उसके लिए प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शंस हैं हैंडल करने के लिए.
So this is the thought process that you need to look at, and of course you need to raise your bar of knowledge in mathematics.